If both the values are same, then answer is true. दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस, लेसन नंबर फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना आप दम दिखा सकते हो, जितना लोगों तक शेयर कर सकते हो, प्लीज करो, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन, मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा और मेरे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई अगर 11th में अगर किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कंप्लीट किया है, फिर भी आपको कभी फील नहीं होगा कि आपने 11th नहीं किया, क्योंकि मेरे लेक्चर्स में हमेशा बेसिक से मेरा लेक्चर होता है और मेरे लेक्चर्स में 11th की सभी चीजें यहां पे इंक्लूड रहेगी। आपको सभी चीजें मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस जितना हो सके आप लोगों तक इस लेक्चर्स को पहुंचाओ और रेगुलर एक वादा मेरे साथ करो कि सर आप जैसे लेक्चर अपलोड करोगे वैसे ही हम लेक्चर्स देख लेंगे। रेगुलर आपका लेक्चर्स कंप्लीट होना चाहिए। देन अगर आप रेगुलर रिस्पांस दिखाओगे तो मैं बहुत सारी चीजें, मैं साथ में आईएमपी क्वेश्चन सब कुछ मैं देते जाऊंगा। इवन लेक्चर के बीच बीच में तो मैं दूंगा ही। इवन आपके यूनिट टेस्ट में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ। और मैं कोशिश करूंगा कि अक्टूबर मंथ के पहले पहले मैं सिलेबस पूरा का पूरा एंड कर दूं मैथ्स का। चलो स्टार्ट करते हैं आज मैथमेटिकल लॉजिक। अब देखो इसके अंदर लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। थोड़ा सा ये जो लेक्चर है, ये जो लेसन है वो थियरी टाइप में है। स्टार्टिंग का एक एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा थियरी है, बट अगर हम धीरे धीरे आगे जाएंगे दोस्तों, देन इसके बाद फिर से एक्चुअल हम मैथ्स की ओर आ जाएंगे। देन इसके बाद दूसरा हम पढ़ने वाले ट्रूथ वैल्यू, आपको पता चलेगा ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। देन इसके बाद हम पढ़ने वाले ट्रूथ टेबल। और साथ में दोस्तों मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरा लेक्चर ये एंड तक देखा तो आपको ट्रूथ टेबल पूरा का पूरा अपने आप लर्न हो जाएगा। और अगर आपको ट्रूथ टेबल पूरा का पूरा लर्न हो गया तो आप इजीली पूरा का पूरा एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मेरे बेसिक जो मेरा ये लेक्चर है, इसके बाद जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, मैक्सिमम पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा मैं इंग्लिश ग्रामर पे आ रहा हूं, ज्यादा मैं इंग्लिश ग्रामर की तरह नहीं लूंगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये आपने ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर मैं बात करूं तो पहला है असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा है इंपरेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। अब सर हमें नहीं पता है, प्लीज आप बता दो कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों आपको यह पता होगा कि कहीं भी स्टेटमेंट में अगर ये ऐसा उल्टा आय दिखाई देता है तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। कहीं भी अगर स्टेटमेंट में सेंटेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है तो दोस्तों हम उसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। देन इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, कहीं अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं ये क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उसी के आगे अगर मैंने रिक्वेस्ट में मतलब प्लीज लगा दिया तो समझो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, जैसे मैंने ये ऑर्डर दिया। तो ऐसे ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट अगर जिस तरह के अगर यहां पे कुछ, जैसे मैंने बोला कम हियर, मैं किसी को बोल रहा हूं कम हियर, तो ये भी जो सेंटेंस है वो किसके अंदर आएगा, इंपरेटिव में। देन इसके बाद असर्टिव को मैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलता हूं। अब ये जैसे नॉर्मल सा सेंटेंस है, जैसे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो ये इसके अंदर आएगा। तो इस तरह से आपको चारों के चारों सेंटेंस आपके दिमाग में बैठ गए हैं। जहां पे भी ये सिंबल आया समझ जाना ये है, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आया समझ जाना ये है, जहां पे भी अगर समझो ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिया जा रहा है इंपरेटिव है, और अगर ये तीनों नहीं है तो असर्टिव है, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। देन अब मैं इसके आगे चलता हूं, जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए अगर आपने इसे देख लिया तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो पहला यहां पे स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, चलो यहां पे जो यहां पे एक्चुअल लिखा हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। देन इसके बाद एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। अब देखो एग्जाम्पल से पहले मैं एग्जाम्पल से ही आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स दोनों नहीं होना चाहिए एक साथ, या तो वो सेंटेंस या तो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, तो उसे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, स्टेटमेंट बोलूंगा। सर एग्जांपल से आप बता सकते हो, जरूर मैं एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ही एग्जांपल है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अगर मैं बोलूंगा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, बोलोगे यस ये तो सही है बात। अभी तक हम राइट और रॉन्ग पे चल रहे थे, आप बोलोगे यस ये राइट है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है बात, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो यहां पे जो मैंने चीजें बोली है उसमें आप ट्रू, ये जो मैंने बोला है वो लाइन ट्रू है कि फॉल्स है वो आप बता पा रहे हो।
मैं बोलूंगा कम हियर, अब आप सोचोगे कम हियर में ट्रू और फॉल्स कैसे बताऊं। मैं बोलूंगा ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, बोलोगे इसमें कैसे बताऊं। मैं बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, आप बोलोगे इसमें ट्रू और फॉल्स क्या बताऊं। पर वही अगर मैं बोलूंगा, अगर समझो मैंने ऐसे बोला कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। सर ये फॉल्स है, क्योंकि मुंबई जो है वो इंडिया का कैपिटल नहीं है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां पे जहां पे मैं ट्रू और फॉल्स बता पाता हूं दोस्तों, उसे ही मैं क्या बोलता है, स्टेटमेंट। आई थिंक आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, जहां पे मैं ट्रू या फॉल्स बता पाता हूं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के भी जो सेंटेंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे लिखा है 5 + 6 विच इज इक्वल टू 12। अब मुझे बताओ 5 + 6 इक्वल टू 12 होता है क्या। 5 + 6 इक्वल टू दोस्तों 11 होता है। तो यहां पे ये जो वैल्यू है वो यहां पे एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था, पर यहां पे क्या है, 12 आया। तो यहां पे मैं बता पा रहा हूं कि ये क्या है, रॉन्ग है, मतलब ये फॉल्स है। तो मतलब ये भी क्या है, स्टेटमेंट है। तो याद रखना इस टाइप का भी अगर कुछ भी आया तो वो भी क्या है, आपका स्टेटमेंट है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई। अब दूसरी चीज कि किसी भी चीज को डिनोट किससे करते हैं। तो कोई भी अगर हमें स्टेटमेंट दिया होगा तो उसे हम डिनोट स्मॉल लेटर में करेंगे, या तो स्मॉल पी लो, या तो स्मॉल क्यू लो, या तो स्मॉल आर लो, कभी कभी स्मॉल एस भी लेते हैं। मोस्टली हमारा पी क्यू आर में ही चलेगा सब। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रूथ वैल्यू। बहुत अच्छे से चीजों को समझना। मैंने बोला कि थोड़ा सा ये थियरी टाइप में जाएगा, बट जैसे ही मैं फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके बाद वाले लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, गारंटी दे रहा हूं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। मैं तो कराऊंगा ही, बट आप खुद से करोगे। ट्रूथ वैल्यू, जो स्टेटमेंट दिया है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर स्टेटमेंट जो है, जैसे मैंने बोला कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल पी। अगर स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल टी। इफ अ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू, अगर वो जो गिवन स्टेटमेंट है अगर वो फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल एफ। अगर मैं बोला कि, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल एफ। वही अगर गिवन स्टेटमेंट दिया है अगर वो ट्रू है तो क्या आएगा, उसका क्या ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल टी। तो दिमाग में रखना, ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या आएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। ये भी आपके दिमाग में बैठ गया। अब थोड़ी बहुत चीजें यहां पे मैं ओपन सेंटेंस के टाइप में ले रहा हूं, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। यहां पे मैं एक गाउटी स्टाइल भी बता दूंगा। देखो मैं पढ़ाऊंगा, सिस्टम से बता रहा हूं, पर बाद में मैं गाउटी एग्जांपल्स लेके बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मेरा लेवल, मैं चाह रहा हूं कि मेरा एंड वाला जो स्टूडेंट है ना, उससे भी चीजें समझ में आए। अब देखो ओपन सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में एक चीज बिठा लो या बुक में कहीं लिख लो कि ओपन सेंटेंस जो ऐसा सेंटेंस है वो कभी स्टेटमेंट नहीं होता। ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। कहीं पे भी अगर ओपन सेंटेंस दिखाई दिया तो बोलने का इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझा। कहीं पे भी अगर आपको इंट्रोगेटिव दिखाई दिया सेंटेंस, ये भी क्या है, स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे मैं ट्रू और फॉल्स नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि मैं बोलूंगा, देखो मैंने बोला कि व्हाट इज योर नेम, तो इसमें ट्रू और फॉल्स क्या बताऊंगा। कहीं पे भी अगर इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें भी हम ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकते। मैं बोलूंगा कम हियर, इसमें ट्रू और फॉल्स क्या बताओ, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। इस तरह का फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जहां पे आई दिखाई दे रहा है आपको, मतलब उल्टा आई दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भी जो है वो भी स्टेटमेंट नहीं है। तो याद रखना स्टेटमेंट कौन सा रहेगा, जो असर्टिव टाइप में आएगा, जिसमें हम ट्रू और फॉल्स बता पाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो ये यहां पे मैं ट्रू बता पा रहा हूं, ये सही है कि गलत है, हाँ ये सही है। देन दोस्तों इसके बाद ओपन सेंटेंस क्या होता है। ओपन सेंटेंस में हमेशा उसका जो ट्रू जो है, जो उसका जो ट्रूथ वैल्यू है या तो जो ट्रूथ है उसका, वो हमेशा वेरी करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब बोलोगे सर ये कैसे, चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखना, और इसमें ही मैं आपको गाउटी इलाज भी बता दूंगा। अगर किसी को ये मैं जो बता रहा हूं वो भी नहीं समझा तो एक तरीका बताऊंगा, उससे आप इजीली लिख सकते हो।
अगर समझो मैं यहाँ पे x का वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने x का वैल्यू 3 लिया, अगर सपोज मैंने x का वैल्यू 3 ले लिया, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे अगर मैंने 3 लिया तो 3 प्लस 4 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया, 7 आ गया। अगर 7 आ गया मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है, मतलब ये जो सेंटेंस दिया वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट वही अगर समझो मैंने x का वैल्यू क्या ले लिया, 4 ले लिया, अगर मैंने समझो यहाँ पे 4 लिखा, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया, पर हमें आंसर कितना चाहिए था, 7, मतलब ये जो हमें स्टेटमेंट दिया वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, अगर समझो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, फिर से ये फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब यहां पे अगर मैं जो वैल्यूज ले रहा हूं कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये क्या हो रहा है, इसका ट्रू और फॉल्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कंडीशन, देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रू और फॉल्स चेंज हो रहा है। जब कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। पर आपको कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी आपको इस तरह की चीजें दिखाई दी, x प्लस 3 इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ भी दिखाई दिया, जहां पे भी x फॉर्म में कुछ भी दिखाई दिया, तो समझ जाना कि वो जो है वो है ओपन सेंटेंस। अब यहां पे भी एक दिमाग में एक चीज आपको रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन इस तरह से आया दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस तरह से आया x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 और यहां पे लिखा है x विच इज इक्वल टू 3, अगर साइड में ऐसा लिख के आया तो ये ओपन सेंटेंस नहीं है। ओपन सेंटेंस कब रहेगा, जब ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, साइड में कुछ वैल्यूज नहीं दिया। अब देखो ये वैल्यूज दे दिया उन्होंने x का, अब मैं x का वैल्यू यहाँ पे 3 रख रहा हूं, 3 प्लस 3 6 आ रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो सेंटेंस है ये ट्रू हो जा रहा है, तो मतलब इससे मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूं। वही अगर समझो यहाँ पे 4 लिखा होता, 4 रखो, 4 प्लस 3 7 हो रहा है, 7 जो है 6 नहीं है, पर ये जो भी हमें ये सेंटेंस दिया है ये फॉल्स है। अगर ट्रू और फॉल्स आता है तो उसे हम स्टेटमेंट बोलेंगे, मतलब फिर ये स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जब अगर बाजू में अगर वैल्यूज दिया है तो समझ जाना कि मैं इसमें ट्रू और फॉल्स डायरेक्ट बता सकता हूं। बट अगर यहाँ बाजू में वैल्यू नहीं दिया तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। जब कंडीशन पे डिपेंड होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ओपन सेंटेंस। और जब अगर आप दिमाग में, आप लास्ट लॉजिक ये रखना, गाउटी इलाज ये याद रखना कि अगर समझो ऐसा कुछ दिया हो और साइड में वैल्यूज ना हो, एक्स के टर्म में ऐसा कुछ दिया हो और साइड में वैल्यूज ना हो, तो समझ जाना इट इज एन ओपन सेंटेंस एंड इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। बट अगर सपोज ऐसा दिया और साथ में वैल्यूज दिया है तो इसको पुट करके चेक कर लेना ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, और कभी भी बाजू में वैल्यू दिया है तो वो ओपन सेंटेंस नहीं होता। चलो अब आगे आते हैं कुछ बेसिक पे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें आती है, पर 80% बच्चों को नहीं भी आता है। ऑड नंबर क्या होता है, क्योंकि अभी आगे हम जाते रहेंगे तो ऑड नंबर कहीं ना कहीं आएगा, तो ऑड नंबर आपको पता होना चाहिए। तो ऑड नंबर क्या होगा दोस्तों, ऐसे नंबर्स जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 आते हो, उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा, ऑड नंबर, जिसके यूनिट प्लेस पे। ऐसे नंबर्स जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इवन नंबर। ऐसे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा 9, 4 का क्या होगा 16, 5 का क्या होगा 25, 6 का क्या होगा 36, 7 का क्या होगा 49, 8 का क्या होगा 8 का 64, 9 का क्या होगा 81। तो इस तरह के जो नंबर्स है इसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। बस ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ये टेबल आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। आने वाले 2 मिनट में आपको टेबल मैं पूरी तरह से आपके दिमाग में बिठा दूंगा। देखो यहाँ पे कुछ कनेक्टिव्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे एंड है, यहाँ पे क्या और है, यहाँ पे क्या नॉट है, यहाँ पे क्या इफ देन है, और इसे प्लीज पढ़ना इफ एंड ओनली इफ। क्या बोलोगे, इफ एंड ओनली इफ। क्या बोलोगे, इफ एंड ओनली इफ। तो याद रखना इसे हम क्या बोलेंगे, प्लीज एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। अब दोस्तों इसके बाद आपको सभी के सिंबल्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड है, एंड का सिंबल क्या आएगा, ए को हम कैसे लिखते हैं, बस ये इसका सिंबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपने इतनी चीजें याद की, पीछे क्या पढ़ा, स्टेटमेंट वो सब अगर भूल भी गए, वो सब ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। और का सिंबल क्या है, हम लाइफ में अगर किसी को और कुछ मांग रहे तो कैसे बोलेंगे, भाई और दे दो, और दे दो, भाई और दे दो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका और का सिंबल। देन इसके बाद नॉट का सिंबल क्या आएगा दोस्तों, नॉट का सिंबल क्या आएगा आपका, निगेशन।
देन दोस्तों इसके बाद इफ देन है। इफ देन का सिंबल क्या आएगा दोस्तों? इफ देन का सिंबल क्या आएगा? ये एरो। देन इसके बाद इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या आएगा दोस्तों? ऐसे डबल एरो। तो यहां पे सभी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। एंड का सिंबल क्या है, और का सिंबल क्या है, निगेशन का सिंबल क्या है, इफ देन का सिंबल क्या है, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट, देखो मोस्टली आपको यही दिमाग में बिठाना है। देखो यहाँ पे एंड क्या होता है आपको पता चल गया, और क्या होता है, इसको एक बार वीडियो को रोक के इसको प्रैक्टिस कर लो। एंड क्या होता है, सर ने और बता दिया, सर ने निगेशन बता दिया, जैसे हम सिमिलरिटी का सिंबल देते थे। देन सर ने इफ देन बता दिया, सर ने इफ एंड ओनली इफ बता दिया। अब नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट, इसके नाम क्या होते हैं? जैसे ये एंड है, इसे हम और क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों कंजंक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? निगेशन, इसे हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल, और इसे क्या बोलेंगे? बाय कंडीशनल। इसे हम इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। देखो यहां पे कंजंक्शन, देन यहां पे क्या आएगा? डिसजंक्शन, यहां पे क्या आएगा दोस्तों? निगेशन, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों? कंडीशनल, और यहां पे क्या आएगा? बाय कंडीशनल। और इसे ही हम क्या बोलेंगे? इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन। अगर सपोज ये आपको नहीं याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे दोस्तों। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अब आपको मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल याद कराऊंगा। अब ट्रूथ टेबल सबसे पहले हम किसका बनाने जा रहे हैं दोस्तों? ट्रूथ टेबल सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं एंड का। किसका? एंड का। और यहां पे कुछ चीजें, एंड का सिंबल क्या होता है मुझे बता दो। यस, मैं बीच बीच में आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे एक टेबल बना दो, देन यहाँ ओके और अच्छे से बन गया। देन यहाँ पे देन ये वाला पार्ट। अब यहां पे टेबल हमने बना दिया। अगर सपोज दो स्टेटमेंट है, एक पहले वाले को मैं स्मॉल पी ले रहा हूं, दूसरे वाले को क्यू, मैंने थोड़ा पहले ही लेक्चर्स में मतलब स्टार्टिंग में ही बताया कि स्मॉल लेटर में लेते हैं। और सपोज अगर दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड का मुझे वैल्यू निकालना है, तो एंड का सिंबल लिख दिया। अब आपको अगर सपोज कभी भी अगर दो स्टेटमेंट होता है, तो आपको एक नंबर याद रखना है 21। 10th में आप 21 लेते थे ना, 21, तो 21 याद रखना है। अगर समझो तीन स्टेटमेंट हो जा रहा है, तो आपको हमेशा 420 पता है ना, लाइफ में कभी 420 नहीं बनना है, तो उससे एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, तो 421 याद रखना है। तो वैसे मैं वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, तो आपको ऐसे 21 याद रखना है। अब इस 21 का मतलब क्या होता है? 21 का मतलब होता है कि आपको 2 टाइम यहाँ पे टी लेना है, और 2 टाइम क्या लेना है आपको दोस्तों? एफ। यहाँ पे क्या होता है? 1 टाइम टी, 1 मतलब 1 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यूज देने हैं। अब ये होने के बाद आपको याद कैसे रखना है? जो चीजें मैं बोलूंगा प्लीज उसे अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो इफ एंड के लिए कैसे याद रखना है, प्लीज इस टेबल को रटना नहीं है, जो रटेगा बहुत पछताएगा। मैं जो बोल रहा हूं प्लीज इसे आप अपने दिमाग में बिठा लो। इफ बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मैंने क्या बोला है? जो मैं बोल रहा हूं मेरा लैंग्वेज सीखना है। इफ बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, if both the values are true then answer true, if both the values are true then answer true, otherwise false। if both the values are true, दोनों वैल्यूज ट्रू है, यस ट्रू है, then answer is true। if both the values are true, no। if both the values are true, no। if both the values are true, नहीं। तो मैंने क्या बोला था? if both the values are true then answer is true, otherwise false। अदरवाइज वाला पार्ट आपको बाद में लिखना है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब अगर आप ये टेबल, आपको बनाने के लिए कोई नहीं पूछने वाला है भाई, ये टेबल ओबल नहीं पूछने वाला है, आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अगर कहीं पे ऐसा दिया है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ये सिंबल पता करना है। सिंबल किसका? एंड का। तो एंड का सर ने क्या बताया? आपके सर ने, आपके राहुल सर ने, आपके प्यारे सर ने आपको क्या बताया? इफ बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू है क्या? नहीं है। इफ बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहां पे क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपके दिमाग में बिठाना है। जो मैं बोल रहा हूं प्लीज यहां पे आप लिख दो,
अपने लैंग्वेज में लिख दो, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, फर्स्ट टेबल मैंने आपको अच्छे से याद करा दिया। देन टेबल नंबर सेकेंड दोस्तों, टेबल नंबर सेकेंड फिर से अब टेबल बनेगा और का, और अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए फिक्स हो जाएगा। और 2 एक्सरसाइज का काम आपका मैं आज कंप्लीट करा दे रहा हूं यहां पे। अब देखो यहां पे और है, और का सिंबल ये मैं बार बार आपको याद कराते जा रहा हूं। अब यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, P, दूसरा क्या होगा Q, और P और Q ट्रू। चलो इसको दूसरे कलर में ले रहे हैं, आपको 21 पता है। यहां पे क्या आएगा, T T F F, यहां पे क्या आएगा, T F T F, ये हो गया। अब आपको यहां पे और निकालना है। और के लिए सर कैसे याद करना है, इफ बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, एंड के लिए ट्रू, इफ बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। इफ बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू हमने पढ़ा था, देन आंसर इज ट्रू बोला था, बट इफ बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। If both the values are false, no. If both the values are false, no. If both the values are false, no. If both the values are false, yes. If both the values are false, then answer is false. Otherwise, true. Otherwise, true. Otherwise, true. तो हमें ये जो टेबल है वो कैसे याद रखना है दोस्तों, इससे। If both the values are false, then answer is false. Otherwise, true. यहां पे हमें इस टेबल को कैसे याद रखना है दोस्तों, इससे। If both the values are true, then answer is true, otherwise false। तो ये दोनों लिख लो, दोनों ही स्टेटमेंट लिख दो। और यहां पे भी आप टेबल रखना नहीं है आपको, बस वो जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं वो बस आपको याद रखना है। द नेक्स्ट वन दैट इज नॉट, सिंबल ऑफ नॉट पता है आपको। अब देखो नॉट के अंदर मैं एक ही स्टेटमेंट लूंगा, एक ही स्टेटमेंट लूंगा, यहां समझो मैंने लिया। अगर सपोज मैंने यहां पे लिखा P, तो यहां पे इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन P। अगर सपोज यहां पे मैं T लिख रहा हूं और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, F, निगेशन में क्या है दोस्तों, कपल पता है ना, कपल। मेल का जस्ट अपोजिट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, मेल का जस्ट अपोजिट क्या होगा, फीमेल, एंड फीमेल का अपोजिट क्या होगा, मेल। देन यहां पे ट्रू है, ट्रू का जस्ट अपोजिट क्या होगा दोस्तों, फॉल्स, एंड फॉल्स का जस्ट अपोजिट क्या होगा, ट्रू। तो ये हो गया आपका। देन इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो हमें टेबल याद करना है दोस्तों, इफ देन का। इफ देन का सिंबल आपको पता है, यस। और अगर मैं इसके टेबल की बात करूं तो इसका टेबल अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं, यहां पे P हो गया, ये Q के लिए हो गया, थोड़ा सा अरेंजमेंट जो है प्रॉपर नहीं हो पाया, चलेगा। अगर देखो यहां पे ये मैंने P लिखा, ये Q लिखा, और यहां पे P Q, और यहां पे क्या आएगा, सिंबल जो है इसका। इसे आप कैसे याद रखोगे, सबसे पहले ये 21 वाला सिंबल सिस्टम लिख लू। पहला ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। इसे आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, इसमें फर्स्ट पोजीशन बहुत मायने रखता है। इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये अदरवाइज ऐसे जो बोल रहा हूं ना, याद रखना। इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देखो इफ फर्स्ट वैल्यू ट्रू है और सेकंड वैल्यू फॉल्स नहीं है, इफ फर्स्ट वैल्यू ट्रू है सेकंड वैल्यू फॉल्स भी है, तो आंसर क्या आएगा, देन आंसर इज फॉल्स। इफ फर्स्ट वैल्यू ट्रू नहीं है, देखो दिखाई दे रहा है फर्स्ट वैल्यू ट्रू नहीं है, तो हम जिससे देखेंगे नहीं, फर्स्ट वैल्यू यहां पे भी ट्रू नहीं देखेंगे। अदरवाइज मैंने क्या बोला, इफ फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे अदरवाइज ट्रू मतलब यहाँ पे टी टी टी। तो ये टेबल भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। अगर ये टेबल आपने अच्छे से याद कर लिया तो समझ जाना कि लॉजिक के 2 एक्सरसाइज तो आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। एंड देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है आपका इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ के लिए भी टेबल में बना दे रहा हूं, यहां पे हाँ, और यहां पे। तो यहां पे अगर मैं यहां पे P ले रहा हूं, यहां पे मैं Q ले रहा हूं,
और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पी क्यू, और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, बाय कंडीशनल, मतलब यहाँ पे इफ एंड ओनली। इसे कैसे याद रखोगे दोस्तों, सबसे पहले ये लिख दूं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल सा, इफ इफ तो यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, इफ if both the values are same, if both the values are same, then answer is true। देखो दोनों सेम दिख रहा है, then answer is true। if both the values are same, देखो यहां पे भी if both the values are same, then answer is true। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना, if both the values are same, ये दोनों सेम है क्या, तो if both the values are same, then answer is true। तो यहां पे both the values are same, प्लीज याद रखना, सेम वर्ड याद रखना। बहुत सारे लोग ना इसे अलग तरीके से याद रखते, बोलते हैं both the values are true। मैंने ऐसा नहीं बोला, if both the values are same, if both the values are same, yes same, then answer is true। if both the values are same, नहीं सेम नहीं है भाई, if both the values are same नहीं है, if both the values are same सेम है भाई, एफ सेम है, then answer is true। अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, और यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला भी पार्ट आपका बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। और दोस्तों इसके बाद पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहां से जो मैं पार्ट बता रहा हूं, ये टेबल से सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 26 मिनट का लेक्चर हुआ है, बट ये 26 मिनट आपको बहुत ज्यादा कुछ देखे जाने वाला है। 2 एक्सरसाइज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे से दिमाग पे बिठा लो। नेक्स्ट कल या परसों में मेरा आएगा नेक्स्ट लेक्चर, 1 डे के गैप पे आएगा मैथ्स के लेक्चर्स, तो उसमें मैं पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने के लिए। और जब मैं पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा तो आप देखना कि ये टेबल का कितना इंपॉर्टेंट है। प्लीज फर्स्ट लेक्चर के बाद जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो प्लीज इस टेबल को आप पढ़ के लेकर आना, जिससे क्या होगा कि उस एक्सरसाइज में जो भी चीजें जरूरत पड़ेगी सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप खुद आंसर दोगे मुझे, और अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।